Okay, students, are you able to see the screen? क्या आप screen देख पा रहे हैं? Yes, ma'am. Okay. Modernizing the economy. Another important part of the Meiji reforms was the modernizing of the economy. जो एक important हिस्सा रहा है Meiji reforms का, उसमें सबसे ये चीज जो थी वो काफी important थी, जैसे कि इकोनॉमी को किस तरीके से हमें मॉडर्नाइज करना है। फंड्स जो है वो रेज किए गए थे एग्रीकल्चरल टैक्स से। जापान के पहली रेलवे लाइन जो है वो सेटअप की गई थी टोक्यो से पोर्ट योकोहामा के बीच में, जो कब बनाई गई थी 1870 से 72 के अंदर। टेक्सटाइल मशीनरी जो है वो भी इंपोर्ट करवाई गई थी यूरोप से। फॉरेन टेक्नीशियंस जो है उनको काम पे रखा गया था ट्रेन वर्कर्स के तौर पर, और फिर एज वेल एज यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स के अंदर भी पढ़ाई जा रही थी ये चीजें। जापानीज स्टूडेंट्स जो है उनको अब्रॉड भी भेजा जाता था। पहले जापानीज स्टूडेंट्स को अलाउ नहीं था कि वो अब्रॉड जाकर के पढ़ाई करें, यानी आउट ऑफ जापान जाकर के वो पढ़ाई करें, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये सब चीजें उनको प्रोवाइड कराई गई। अब इकोनॉमी क्या होती है? आर्थिक व्यवस्था होती है हमारी एक तरीके से। तो आर्थिकली किस तरीके से हम अपने देश को स्ट्रॉन्ग कर पाए, इसीलिए यहाँ पे अलग अलग चीजों को आपको सुनने को मिलेगा, अलग अलग चीजें इन्होंने करी है। ठीक है, ओके। इन 1872 के अंदर मॉडर्न बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस भी लॉन्च करे गए। कंपनी जैसे कि मित्सुबिशी, सुमिटोमो, इन्होंने सब्सिडीज की मदद से टैक्स बेनिफिट्स कमा करके बड़े बड़े शिप होल्डर्स जो है जापानीज शिप बिल्डर्स जो है उनके साथ में लेकर के इनको फायदा मिला। और फिर जापानीज ट्रेड जो है वो जापानीज शिप के अंदर ही बाहर की तरफ जाने लगा, मतलब व्यापार जो है जापानीज का वो फैलने लगा। ज़ायबत्सु एक लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो कंट्रोल करती थी इंडिविजुअल फैमिलीज को। ठीक है, अलग अलग फैमिलीज जो है वो कंट्रोल करती थी इसको। उन्होंने इनकी इकोनॉमी पे काफी डोमिनेट किया है सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तक। अब ये फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर जो आपको एक समअप में दे सकती थी समरी, वो मैंने आपको दे दिया। अब इसको लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। Another important part of the Meiji reforms for the was the modernizing of the economy. Funds were raised by levying on an agricultural tax. Japan's first railway line between Tokyo and the port of Yokohama was built in 1870 to 72. दूसरा इंपॉर्टेंट हिस्सा मेजी रिफॉर्म का ये था कि इन्होंने अपनी इकोनॉमी सुधारने के लिए मॉडर्नाइजेशन अपनाया था, यानी मॉडर्न किया था उसको। फंड्स जो हैं उठाए गए एग्रीकल्चरल टैक्स के उससे। जापान की पहली रेलवे लाइन जो है वो टोक्यो से पोर्ट योकोहामा के बीच में डाली गई थी, जो बनाई गई थी 1870 से 72 के बीच में। Textile machinery was imported from Europe and foreign technicians were employed to train workers as well as to teach in universities and schools, and Japanese students were sent abroad. अब टेक्सटाइल मशीनरी ये यूरोप से लेके आए थे, वहां पे फॉरेन टेक्नीशियंस को उन्होंने यहाँ पे बुलाया जो यहाँ पर आकर के वर्कर्स को पढ़ा सके, सिखा सकें, ट्रेन कर सकें। साथ ही साथ उनको उन्हीं लोगों को, फॉरेन टेक्नीशियंस को ही, फॉरेन लोगों को ही इन्होंने यूनिवर्सिटी और स्कूल में भी अपॉइंट किया कि भाई यहाँ के बच्चों को भी पढ़ाओ। और जापानीज स्टूडेंट्स जो थे उनको अब्रॉड भेजा गया पढ़ने के लिए। इन 1872 मॉडर्न बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस वर लॉन्च्ड। 1872 के अंदर, यानी जब रेलवे लाइन बन गई उसके बाद में मॉडर्न बैंकिंग इंस्टीट्यूशन खोले गए। कंपनीज लाइक मित्सुबिशी एंड Sumitomo were helped through subsidies and tax benefits to become major shipholders, so that Japanese trade was from now on carried in Japanese ship. अब दो कंपनीज हैं, उनको मदद कराई गई, सब्सिडीज दी गई उनको, यानी थोड़े कम दरों पर उनको प्रोवाइड कराई गई चीजें, उनको टैक्स के बेनिफिट्स भी दिए गए, जिससे वो क्या बन सके, बड़े शिप बिल्डर्स बन सके। और जिससे शिप बनेंगे, ज्यादा बड़े अच्छे शिप बिल्डर्स बन जाएंगे, ये तो क्या, जापान का जो व्यापार है वो दूसरी जगहों पर भी जा पाएगा। और किस में जा पाएगा? जापानीज शिप्स के अंदर ही जा पाएगा, क्योंकि अब पहले इनके पास में जापानीज शिप्स नहीं थे, अब शिप्स भी बनने लग गए, तो ये और अच्छा व्यापार करने लगे। इनको पहले दूसरे शिपों में भेजना पड़ता था दूसरे देशों के, तो इनको और खर्चा उठाना पड़ता था, वो चीज अब हट गई। Zaibatsu, large business organizations controlled by individual families dominated the economy till after the Second World War. अब Zaibatsu जो थे वो इंडिविजुअल फैमिलीज जो है उसको मेंटेन करती थी, बड़े बिजनेस को, और ये डोमिनेट करते आ रहे हैं यहाँ की इकोनॉमी को वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. ओके, बाकी बच्चे भी रिप्लाई करेंगे। यू कैन यूज द चैट ऑप्शन टू रिप्लाई कि दिक्कत है तो हाँ, नहीं है तो ना।
द पॉपुलेशन 35 मिलियन इन 1872। अब जो इनकी पॉपुलेशन हुआ करती थी 35 मिलियन 1872 के अंदर, जब इनकी रेलवे लाइन डल गई थी, उसके बाद में वो इंक्रीज होकर के 55 मिलियन हो गई 1920 तक। 1920 तक आते आते काफी बढ़ गई। टू रिड्यूस पॉपुलेशन प्रेशर, द गवर्नमेंट एक्टिवली एनकरेज्ड माइग्रेशन first to the northern island of Hokkaido, which had been a largely autonomous area where the indigenous people called the Ainu lived, and then to Hawaii and Brazil, as well as to growing colonial empire of Japan. अब क्या हुआ, पॉपुलेशन बढ़ गई, तो पॉपुलेशन प्रेशर को कम करने के लिए सरकार ने बोला कि कुछ परिवार जो है दूसरी जगह पे जाकर के शिफ्ट हो जाएं। पहले उनको बोला गया कि नॉर्दर्न आइलैंड जो है होक्काइडो का, वहां पे जाकर के रहे, जो खुद में अपने आप में एक ऑटोनोमस एरिया है जहां पर अलग लोग रहते थे, जो जिनको बोला जाता था एनू, ठीक है। और फिर बाद में बोला गया हवाई जाओ, ब्राजील जाओ, वहां जाकर के रहो। और कॉलोनियल एम्पायर जो फैल रहा था जापान के अंदर, उसको भी इन्होंने अपनी नजर में रखा, ठीक है। वहां पे भी जाके उन्होंने बोला कि वहां पे भी जाकर के आप कॉलोनीज में जाकर के भी रह सकते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। Within Japan, there was a shift to towns as industries developed. अब जापान के अंदर ही लोग बाग शिफ्ट होने लगे, टाउन्स के अंदर, शहरों के अंदर, शहरीकरण फैलने लगा वहां पे, जैसे जैसे इंडस्ट्रीज डेवलप हुई। By 1925, 21% of the population lived in cities. 1925 तक 21% लोग जो है, पॉपुलेशन जो है वो सिटीज में रह रही थी। 1935 तक this figure had gone up to 32%, 22.5 million. 21 से अब 32% जनता जो है वो शहरों में रहने लगी थी 1935 के अंदर। तो ये था मॉडर्नाइजिंग द इकोनॉमी। अब है इंडस्ट्रियल वर्कर्स, ठीक है। अब आपको एक नीचे पिक्चर दे रखी है, वर्कर्स इन अ टेक्सटाइल फैक्ट्री, देख रहे हो जहां तक नजर जा रही है एंड तक, वहां तक आपको ये कितने सारे लोग जो है काम करते हुए दिख रहे हैं, यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है काफी अच्छे लेवल पे फैली हुई थी। इंडस्ट्रियल वर्कर्स के बारे में जानेंगे। The number of people in the manufacturing increased from 7 lakh in 1870 to 4 million in 1913. 1870 के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग लोग, मतलब मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज के अंदर जो लोग काम कर रहे थे वो थे 7 लाख, ठीक है। और वो बढ़ करके 1913 तक आते आते 4 मिलियन हो गई। most of them worked in units employing less than 5 people using neither machinery nor electric power. अधिकतर जो लोग थे वो काम कर रहे थे, उनके अंदर कम से कम 5 लोगों से ज्यादा उनको, मतलब 5 से तो कम ये हायर करते ही नहीं थे, और वहां पे मशीनरी भी नहीं थी और इलेक्ट्रिक पावर भी नहीं थी। ओवर हाफ ऑफ दोज एम्प्लॉयड इन मॉडर्न फैक्ट्रीज वर वुमेन। और अधिकतर जो मॉडर्न फैक्ट्रीज के अंदर लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता था उनमें से वुमेन ज्यादा होती थी। एंड इट वाज वुमेन who organized the first modern strike in 1886। और ये औरतें ही थी जिन्होंने 1886 के अंदर सबसे पहले मॉडर्न स्ट्राइक करी थी, हड़ताल करी थी। यस, पावर लूम जैसा ही होता है ना? पावर लूम, हाँ बताऊं पावर लूम क्या होता है? ओके मैम। हाँ। ओके, जिसमें हम ये बेसिकली इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौर की बात है। यहाँ पर ये मैकेनाइज तरीके से कपड़ा बनाते हैं, साड़ी वगैरह जैसे बनती है ना, उस तरीके से, उस चीज को बोलते हैं पावर लूम, जो इलेक्ट्रिकल मशीन्स यूज होती हैं जहाँ पर, ठीक है। सबसे पहली स्ट्राइक जो थी वुमेन, हाँ हाँ बोलिए। ओके, तो सबसे पहली स्ट्राइक जो थी वो मॉडर्न स्ट्राइक 1886 में कराई गई थी। After 1900, the number of men began to increase, but only in 1930s did male workers begin to outnumber women. अब क्या हुआ था 1900 के बाद में, जो नंबर थे मैन के, मतलब जो जितने मेंस को एम्प्लॉय किया था वो बढ़ने लगा 1930s तक। मेल वर्कर्स जो थे वो अब ज्यादा होने लगे थे women से, पहले women ज्यादा थी। The size of the factories also began to increase, और factories का size भी बढ़ने लगा। Factories जो हैं employing more than 100 workers, just over 1,000 in 1909 and jumped to 2,000 by 1920 and 4,000 by 1930s. Yet even in 1940s there were over 5,50,000 workshops that employed less than 5 employees. अब क्या हुआ था, फैक्ट्रीज का साइज बढ़ रहा था, फैक्ट्रीज जो लोगों को रख रही थी वो 100 से ज्यादा रखने लगी थी। पहले 1000 रखने लगी 1909 में, फिर वो 2000 1920 में, फिर 4000 1930s में, फिर
1940 तक आते आते 5,50,000 वर्कशॉप्स खुल गई थी, जिसमें लेस देन 5 एम्प्लॉयज, कम से कम 5 एम्प्लॉयज को वो रख रही थी। ठीक है। This sustained the family-centered ideology, just as nationalism was sustained by a strong patriarchal system under an emperor who was like a family patriarch। अब मैंने आपको patriarchy का मतलब कई बार बता दिया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, जब ये families के लोग जब काम पे जा रहे थे तो उनकी क्या एक विचारधारा चेंज हो गई थी। अब जैसे देशभक्ति की विचारधारा जो है वो बहुत ही स्ट्रांग हो गई थी, वैसे ही पेट्रियार्कल सिस्टम की विचारधारा भी बहुत ज्यादा हो गई थी, क्योंकि एम्परर के अंडर फैमिली पेट्रियार्की चली आ रही थी। इसलिए द रैपिड एंड अनरेगुलेटेड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री एंड द डिमांड फॉर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज टिम्बर लेड टू एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन। अब क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रीज बहुत बढ़ रही थी, तो वहां पर डिमांड भी बढ़ रही थी रिसोर्सेज की, और उनमें से एक नेचुरल रिसोर्स था टिम्बर, जिसकी वजह से एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन हो रहा था, यानी बहुत ज्यादा टिम्बर को ये काट करके लेके जा रहे थे जंगलों में से, तो हमारे एनवायरमेंट को खतरा बढ़ रहा था। टनाका शोजो इलेक्टेड to the first House of Representatives launched the first agitation against the industrial pollution in 1897 with 800 villagers in a mass protest forcing the government to take action। टनाका शोजू जो है पहले रिप्रेजेंटेटिव थे, चुने गए थे फर्स्ट हाउस के। ठीक है। उन्होंने एक लॉन्च किया इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन को लेकर के, उनके अगेंस्ट में, जो ये इंडस्ट्रीज जो पॉल्यूशन क्रिएट कर रही थी उसके अगेंस्ट में इन्होंने एक अपना मूवमेंट लॉन्च किया 1897 के अंदर, जब इन्होंने 800 विलेजर्स को साथ में लिया और प्रोटेस्ट किया कि सरकार अब इस चीज को लेकर के कोई एक्शन ले, क्योंकि पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है, टिम्बर भी बहुत ज्यादा काट रहे हैं, एनवायरमेंट का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है। इस चीज को लेकर इन्होंने काम शुरू करा। टनाका शोजू के बारे में यहाँ पे एक आपको साइड में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। ये 1841 में इनका जन्म हुआ, 1913 में इनकी डेथ हुई है। सेल्फ टॉट सन ऑफ अ फार्मर, खुद से सीखे हुए एक ऐसे बेटे थे जो कि एक किसान के बेटे थे। रोज टू बिकम अ मेजर पॉलिटिकल फिगर, और बाद में जाके बहुत बड़े पॉलिटिकल राजनीतिक फिगर बने। He participated in the popular rights movement in 1880s। इन्होंने पॉपुलर राइट्स मूवमेंट में भी हिस्सा लिया है। अ मूवमेंट डिमांडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, और एक फिर वो एक ऐसा मूवमेंट था जिसमें डिमांड की जा रही थी कि संविधान लाया जाए सरकार के द्वारा। ही वॉज इलेक्टेड मेंबर टू द फर्स्ट डाइट। ये पहले मेंबर थे जो इलेक्ट हुए थे डाइट के अंदर। ही बिलीव दैट ऑर्डिनरी पीपल शुड नॉट बी सेक्रीफाइस्ड फॉर इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस। इनका मानना था कि आम जनता की बलि नहीं देनी चाहिए इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस के नाम पर। द आशियो माइन वॉज पॉल्यूटिंग द waterways river, ruining 100 square miles of farmland and affecting 1,000 families। अब इन्होंने माना कि आशियो माइन जो है वो खराब कर रही है एक रिवर को। वाटर रेज रिवर नाम दिया गया है। ठीक है। उस रिवर का नाम है जो नदी को ये खराब कर रहे थे, जिसकी 100 स्क्वायर माइल्स तक इन्होंने बर्बाद कर दिया था। और जो वहां के आसपास का खेती वाला एरिया था वो भी अफेक्ट हो रहा था, और उससे कई हजार फैमिलीज पर भी असर पड़ रहा था। The agitation forced the company to take pollution control measures so that by 1904 harvests were normal। अब ये एजिटेशन जो था उससे कंपनी को उसका प्रेशर डाला गया कि उनको पोल्यूशन कंट्रोल के मेजर्स लेने पड़ेंगे, और जिससे 1904 तक हार्वेस्ट जो है वो नॉर्मल हो पाए, यानी कि जो बुआई है क्रॉप्स की वो अच्छे से हो पाई और फिर अच्छी पैदावार हो पाई। ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? नो मैम। ओके। अब है अग्रेसिव नेशनलिज्म। The Meiji Constitution was based on a restricted franchise and created a diet। अब मेजी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक रिस्ट्रिक्टेड फ्रेंचाइज पर बेस था, और उन्होंने एक डाइट जो है वो बनाई थी। द जापानीज यूज द जर्मन वर्ड फॉर पार्लियामेंट। अब डाइट का मतलब क्या, वैसे अपने नॉर्मल लैंग्वेज में डाइट का मतलब तो अलग होता है, खुराक होता है किसी की भी, लेकिन यहाँ पर ये जापानीज यूज कर रहे थे ये जर्मन वर्ड पार्लियामेंट के लिए, बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ जर्मन लीगल आइडियाज, क्योंकि ये जर्मन लीगल आइडिया से बहुत प्रभावित थे विद लिमिटेड पावर्स, और इनके पास पावर्स जो है वो बहुत लिमिटेड थी, इसीलिए इन्होंने डायट जो है पार्लियामेंट के लिए यूज किया है। तो यहाँ पे जब हमने ये इन व्यक्ति के बारे में पढ़ा है ना, टनाका शोजू, ये पहले मेंबर थे जो चूज किए गए थे पार्लियामेंट के लिए। ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ था ना डायट फर्स्ट डायट, वो। यस, कोई कुछ पूछना चाह रहा है, बोलिए।
Okay. The leaders, yes. मैम इस बार वापस से बताओ। मेजी कॉन्स्टिट्यूशन जो है, मेजी कॉन्स्टिट्यूशन यानी यहाँ का जो संविधान था वो रिस्ट्रिक्टेड फ्रेंचाइजी पे बेस्ड था, ठीक है। और उन्होंने एक पार्लियामेंट बनाया। अब पार्लियामेंट के लिए इन्होंने शब्द यूज किया डायट। डायट शब्द जो है इन्होंने जर्मन वर्ड से लिया है, ठीक है। जर्मनी में इसका मतलब होता है पार्लियामेंट, ठीक है। नॉर्मल इंग्लिश के अंदर इसका मतलब कुछ और होता है, लेकिन यहाँ पे जो इन्होंने शब्द यूज किया है वो जर्मन वर्ड वाला लिया है पार्लियामेंट के लिए। और इन्होंने जर्मन शब्द का इस्तेमाल क्यों किया है? क्योंकि जर्मन लीगल आइडिया से ये लोग बहुत इन्फ्लुएंस थे, बहुत प्रभावित थे, ठीक है। इसलिए इन्होंने इसका इस्तेमाल किया है। समझ आया? यस मैम, और थैंक यू। टानाका, हाँ बेटा वेलकम। टानाका शोजू जो थे वो पहले व्यक्ति थे जो पार्लियामेंट के इलेक्टेड मेंबर थे, जिनको चूज किया गया था, ठीक है। अब आते हैं वापस से अपने अग्रेसिव नेशनलिज्म पे। The leaders who brought about the imperial restoration continued to exercise power and even establish political parties. जो लीडर्स थे, जो इंपीरियल रेस्टोरेशन यानी जो रॉयल रूल चला आ रहा था उसको रीस्टोर कर रहे थे, वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर रहे थे और स्टैब्लिश कर रहे थे अपनी पॉलिटिकल पार्टीज। Between 1918 and 1931, popularly elected prime ministers formed cabinet. अब 1918 से 1931 के अंदर जो पॉपुलरली इलेक्ट हुए थे प्राइम मिनिस्टर्स, उन्होंने अपनी कैबिनेट्स बनाई। Thereafter, they lost power to national unity cabinets formed across party lines. इसीलिए उनकी आगे जाकर के पावर्स जो है वो उनसे ले ली गई। नेशनल यूनिटी कैबिनेट्स जब बनाई गई पार्टी लाइंस के अंदर, पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर। The emperor was the commander of the forces from 1890. This was interpreted to mean that the army and the navy had independent control. पहले emperor जो था वो कमांडर था फोर्सेस का 1890 से। उसके बाद में क्या बोला गया कि आर्मी और नेवी जो है वो फ्री है, इंडिपेंडेंट कंट्रोल में है, उसके कंट्रोल में नहीं रहेंगी। 1899 के अंदर प्राइम मिनिस्टर ने ऑर्डर करा। In 1899, the prime minister ordered the only serving generals and admirals could become minister. और उसके बाद में इन्होंने आर्मी और नेवी के जो लोग थे, यानी वहां के जो जनरल और एडमिरल्स थे, उन्हीं को बोला कि आप मिनिस्टर्स बन सकते हैं, ठीक है। सिर्फ यही लोग जो आर्मी के अंदर काम कर रहे हैं, जनरल और एडमिरल्स, यही मिनिस्टर बनेंगे सरकार के अंदर। This strengthening of the military, together with the expansion of Japan's colonial empire, was connected with the fear that Japan was at the mercy of the Western powers. अब इसका असर क्या हुआ इससे? अब जब भाई सरकार के अंदर काम करने वाले लोगों को, मिनिस्टर लोग जो होते हैं वो पॉलिटिशियंस ना होकर के आर्मी से उठाए हुए जनरल और एडमिरल्स होंगे, तो उससे क्या होगा, वो मिलिट्री को ज्यादा स्ट्रेंथ देंगे ना, वहां पे ज्यादा काम करेंगे, वो मजबूत हो जाएगी मिलिट्री। इससे क्या हुआ, जापान का कॉलोनियल एम्पायर भी फैला और लोगों के बीच में ये डर भी पैदा हो गया कि भाई ये वेस्टर्न पावर्स की दया पर ही हमारी जो जापान है वो चल रहा है। This fear was used to silence opposition to military expansion and to higher taxes to the fund armed forces. इससे क्या हुआ, इसका असर ऐसा हुआ जब लोगों के मन में ये बात आई, विचार आया कि हमारे आर्मी वाले ही हमारे देश की सरकार चला रहे हैं, तो उससे लोगों के बीच में ये डर पैदा हुआ कि इससे इनका रूल जो है वो ज्यादा फैल रहा है, यानी कि हम तो वेस्टर्न कल्चर, क्योंकि वो लोग इन्फ्लुएंस कर रहे थे हमारे उस पर, तो उनको डर लगने लगा कि ये ज्यादा जो फंड्स हैं आर्म फोर्सेस को दे रहे हैं और मिलिट्री को एक्सपेंड कर रहे हैं, मिलिट्री फैला रहे हैं, तो ये तो खतरा है। इस चीज को इन्होंने उठाया। यहाँ पर कुछ आपको वो पिक्चर्स दी गई हैं जिसमें कुछ बच्चे आपको दिख रहे हैं, ठीक है। यंग पीपल बीइंग एग्जॉर्टेड टू फाइट फॉर अ नेशन, अ मैगजीन कवर स्टूडेंट सोल्जर्स फोटोग्राफ्स। यंग बच्चों को जो है जबरदस्ती डाला जाता था कि भाई आपको अपने नेशन के लिए लड़ना है, और स्टूडेंट सोल्जर्स जो है आपको देखने को मिल रहे हैं, फोटोग्राफ्स देखने को मिल रही है कि बच्चे जो हैं, टीनेजर्स हैं, उनको किस तरीके से यहाँ पर ये सिखाया जा रहा है लड़ाई करना। ये था अग्रेशन, नेशनलिज्म। किसी को कोई दिक्कत? नो मैम। ओके। फिर है वेस्टर्नाइजेशन एंड ट्रेडिशन। वेस्टर्नाइजेशन से आप समझ सकते हैं कि पाश्चात्य कल्चर का किस तरीके से इस पर असर रहेगा, और फिर ट्रेडिशन जो इनका पुराना चला आ रहा है वो।
अब सक्सेसिव जनरेशंस यानी आने वाली जनरेशंस जो थी जापान की, वो थी इंटेलेक्चुअल्स यानी पढ़े लिखे लोग, एंड हैड डिफरेंट व्यूज ऑन जापान्स रिलेशंस विद अदर कंट्रीज। उनका अलग अलग विचार हुआ करते थे कि जापान के रिश्ते जो है बाकी कंट्रीज से, उन पर उनके अलग अलग विचार थे। टू सम द यूएसए एंड वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज वर एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ सिविलाइजेशन। कुछ का मानना ये था कि भाई यूएसए और दूसरी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जो है वो सिविलाइजेशन के एकदम पीक पर है, यानी वो अच्छे से सिविलाइज्ड है। टू विच जापान एस्पायर्ड, जो कि जापान चाहता है कि वो भी ये चीज अचीव करे। Fukuzawa Yukichi, a leading Meiji intellectual, expressed this by saying that Japan must expel Asia. He meant that Japan must shield its Asian characteristics and become part of the West. अब फुकुजावा युकुची जो है ये एक लीडिंग इंटेलेक्चुअल थे। इन्होंने अपने विचार व्यक्त करे ऐसे कहते हुए कि एक्सपेल एशिया, यानी एशिया को एक्सपेल कर दो। इनका कहने का मतलब ये था कि अपने एशियन कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं उनको तो रिस्टोर करके रखो, और उसके साथ में ही वेस्ट का हिस्सा भी बनो, यानी अपने कल्चर को भूलो मत, अपने कल्चर को सेफगार्ड करके रखो और वेस्टर्न कल्चर को भी एंटर करते हुए सीखो। ये इनका कहने का मतलब था। इसके बाद में यहाँ पर इनके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है। फुकुजावा युकिची, born in 1835, died in 1901, born in an impoverished samurai family। samurai मैंने आपको बताया ही था, जो वॉरियर क्लास के लोग होते थे। तो ये एक वॉरियर फैमिली के अंदर पैदा हुए थे। इम्पोवरिश्ड यानी कि ज्यादा अच्छी इनकी कंडीशन नहीं थी, फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं थे। He studied in Nagasaki and Osaka, learning Dutch and Western sciences and later English। ये इन्होंने पढ़ाई करी है नागासाकी और ओसाका के अंदर। इन्होंने पहले डच सीखी, वेस्टर्न साइंस के बारे में पढ़ा और बाद में इंग्लिश भी सीखी। इन 1860 he went as a translator। बाद में ये एक ट्रांसलेटर की तरह इन्होंने काम किया। फर्स्ट जापानीज एम्बेसी टू द यूएसए, जो पहली जापानीज एम्बेसी लगाई गई थी यूएसए के अंदर, उन्होंने एज ए ट्रांसलेटर के तौर पर वहां पे काम किया है। अब जैसे कि आप लोग अगर लिटरेचर लेते हो आगे जाकर के, इंग्लिश पढ़ते हो और इंग्लिश का आप अच्छी पकड़ कर लेते हो और अपनी प्रॉपर पढ़ाई कर लेते हो, तो आप एज ए ट्रांसलेटर के तौर पे भी काम कर सकते हो। अलग अलग देशों की जो अलग अलग एम्बेसी होती है उसमें आपको भी जॉब मिल सकती है। ये भी एक तरह का जॉब होता है। ठीक है, तो इन्होंने इंग्लिश वगैरह सीख ली थी, तो इन्होंने यूएसए में जब वहां पे जापान में लगी, तो ये जापानीज भी जानते थे, इंग्लिश भी जानते थे, तो वो एज ए ट्रांसलेटर काम कर रहे थे। This provided material for a book on the West, and written not in the classical but in the spoken style that became extremely popular। अब इससे क्या हुआ, इनको मटेरियल मिल गया एक किताब लिखने के लिए वेस्ट के ऊपर। इन्होंने क्लासिकल लैंग्वेज में तो नहीं लिखी, जो नॉर्मल स्पोकन लैंग्वेज होती है उसमें इन्होंने लिखा और वो बहुत पॉपुलर हुई। He established a school that is today द कियो यूनिवर्सिटी। इन्होंने एक स्कूल स्टैब्लिश किया जिसको आज हम कियो यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। ही वॉज वन ऑफ द कोर मेंबर्स ऑफ द म्योरुकुशा, अ सोसाइटी टू प्रमोट वेस्टर्न लर्निंग। ये मेंबर थे एक सोसाइटी के, म्योरुकुशा, जो वेस्टर्न लर्निंग यानी कि पाश्चात्य स्टडीज को प्रमोट करता है कि वो सीखनी चाहिए। ठीक है, इन दिस एनकरेजमेंट ऑफ लर्निंग, in this encouragement to learning, Gakumon no Susomi 1872 to 76, he was critical of Japanese knowledge, all that Japan has to be proud of its scenery। अब एक किताब है जो लिखी गई थी, बेसिकली उसका नाम तो ये था गाकुमोन नो सुसुमी, 1872 से 76 के बीच में। इसमें क्रिटिकल चीज बोली गई कि जापान के पास में क्या है, जापानीज नॉलेज के पास में क्या है, कि उनके पास में सिर्फ उनको सीनरी है। ही एडवोकेटेड नॉट जस्ट modern factories institution but the cultural essence of the west, the spirit of civilization। With this spirit it would be possible to build a new citizen। His principle was heaven did not create men above men nor sent men below men। इनका मानना ये था कि जो स्वर्ग है यानी ऊपर वाला जो है, उन्होंने मैन को ऐसे नहीं बनाया कि मैन मैन के ऊपर काम करे, ना ही मैन बिलो मैन, ना ही उन्होंने ऐसे सेट किया है कि मैन मैन के नीचे काम करे। इनका मानना ये था कि भाई अगर हम मॉडर्न फैक्ट्रीज और इंस्टीट्यूशन सेटअप करें और वेस्ट के कल्चर को हमारे कल्चर से जोड़ के देखें, तो हम एक नया सिविलाइजेशन बना सकते हैं, एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहाँ पे एक नया सिटीजन बनेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज हम इतना ही पढ़ेंगे और अपनी प्रॉब्लम्स आप इकट्ठी कर लीजिएगा। वील डिस्कस ऑल योर प्रॉब्लम्स इन आवर नेक्स्ट सेशन। ओके स्टूडेंट्स, Ma'am, ओके nice day. Yes, ma'am. ओके
Okay, that's it for today. Have a nice day ahead. God bless you all. थैंक यू मैम। Welcome.